Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये आधुनिक भारत का इतिहास का ही एक भाग है और आज के इस वीडियो में हम 1793 का चार्टर्ड एक्ट के बारे में देखेंगे और इसके बाद जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट था उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आधुनिक भारत के इतिहास की पूरी सीरीज़ हमने अपलोड कर दी और उसके साथ ही जो जितने भी स्वतंत्रता से पहले इम्पोर्टेंट एक्ट थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1773 जो पहला एक्ट आया था, जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा चुकी है आपको। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी वैलिडिटी जो 20 साल की थी, अब 1793 में उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें अब पढ़ना है। मगर उसके बाद आपने देखा होगा, हमने आपको पढ़ाया था 1784 का जो पिट इंडिया एक्ट था वो भी हमने आपको बताया था, 1786 का अधिनियम था वो भी हमने आपको बताया था। तो 1773 के जो दोष थे उसको ठीक करने के लिए 1784 में पिट इंडिया एक्ट आया था और वैसे ही 1786 में थोड़ा बहुत और अपडेट करने के लिए आया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके नियम को और अपडेट करने के लिए 1786 में आया था नियम। अब 20 साल ख़त्म हो चुके हैं और 1793 आ चुका है, तो एक नया चार्टर्ड एक्ट आ गया। अब इसमें हम देखेंगे आगे क्या हमें जानने की आवश्यकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। इस चार्टर्ड एक्ट के तहत 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया और मान्यता मिल गई, 20 साल और मतलब वो कर सकते हैं व्यापार। अब देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने आपको बताया था 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था जिसमें 6 सदस्यों की टीम थी। अब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सदस्य थे, 6 सदस्य थे, उनका वेतन जो है अब भारतीय जो कोष थे उसमें से दिए जाने लग गया। अब भारत के जो खजाना था वहाँ से अब उनके वेतन दिया जाने लग गया। पहले क्या होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन था ब्रिटिश सरकार दिया करती थी, मगर अब उनका वेतन जो है भारतीय खजाने से दिया जाने लग गया है 1793 चार्टर एक्ट के तहत। तो 1793 का चार्टर एक्ट था वो ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें बस एक ही अपडेट किया गया था। पहला तो आपका ये 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। दूसरा क्या हुआ कि उनकी जो सैलरी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, उनकी सैलरी जो है इंडिया के ही खजाने से दी जाएगी। उसके बाद देखिए 20 साल और ख़त्म हो गए, तब फिर 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्टर्ड एक्ट है। देखिए, इसमें आपको बहुत जानकारी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जा सकती है। तो 1813 में कंपनी के चार्टर की अवधि समाप्त होने वाली थी। जो आपका 1793 में चार्टर एक्ट आया था उसकी अवधि जो है समाप्त होने वाली थी क्योंकि वो 20 साल के लिए था। तो इंग्लैंड में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की जाने लगी। मतलब देखिए, अब इंग्लैंड में जो है जो कंपनी इंग्लैंड में ये मांगे उठने लगी कि जो भारत में जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एक अधिकार ख़त्म कर दिया जाए। एक अधिकार मतलब केवल वही अधिकारी ना रहे, उसमें मतलब ब्रिटिश सरकार को भी उसमें परसेंटेज मिले। ठीक है, तो एक अधिकार को समाप्त करने की मांग की जाने लग गई। कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से भी उसके व्यापारिक तथा राजनीतिक दोनों मोर्चों को संभालना मुश्किल हो गया था। तो इस कारण से ये कदम उठाया गया, 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं हम। ठीक है, इसकी विशेषताएं आपको देखते हैं। तो इसके साथ ही इसकी विशेषताओं से पहले मैं आपको बता दूं कि जो है नेपोलियन के द्वारा जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया गया था, लागू किया गया था, तो अंग्रेजों को यूरोपीय व्यापार मार्ग जो है लगभग बंद हो गए थे। लगभग ये बंद हो गए थे, इसलिए ये मांगे उठ रही थी कि मतलब उनका भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जो है व्यापार का एक अधिकार समाप्त किया जाए। इसलिए सभी चाहते थे कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद देखिए, तो इन परिस्थितियों में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ जिसमें निम्न व्यवस्थाएं की गई थी। तो निम्न व्यवस्थाएं आपको पहले ही शक हो गया होगा अब क्या होने वाला है। तो यस, कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया,
जबकि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। जो चीन से व्यापार और चाय का व्यापार जो था वो बना रहा, और उसका इंडिविजुअल वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा, मगर जो भारत में व्यापार था। तो उसके बाद देखिए, कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से केवल 10.5 जो है प्रतिशत लाभांश जो है वो दिए जाने की व्यवस्था की गई। केवल 10.5, बाकी का जो है वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ गया। ठीक है, तो एक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। ये पूछा जाए कब? 1813 के चार्टर्ड एक्ट में, याद रखिएगा। कंपनी को और 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, तो मतलब अब 1833 में एक और चार्टर्ड एक्ट आएगा। अब किंतु स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट भी मिल गई। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज व्यापारी, उनको भारत से व्यापार करने की छूट भी मिल गई थी। अब नियंत्रण बोर्ड की शक्ति, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसकी शक्ति को परिभाषित कर दिया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया। उसकी शक्ति को पूरा परिभाषित कर दिया गया, हाँ आपकी शक्ति इतनी इतनी है, और उसको एक्सपेंड भी कर दिया गया उसकी शक्ति को। उसके बाद देखिए, धर्म के मामले में भी धर्म प्रचार होने लग जाएगा। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई। किस एक्ट के द्वारा? 1813 एक्ट के तहत। 1813 एक्ट के तहत, वही हम पढ़ रहे हैं। अब ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई। समझ पा रहे हैं? ब्रिटिश व्यापारियों, जो व्यापारी और इंजीनियर को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया। उनको क्या करना पड़ता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना आवश्यक है उनका। किसका? ब्रिटिश व्यापारी और इंजीनियर जो थे, अगर उनको भारत में रहना है। ठीक है, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। जो कंपनी में जितनी भी वो आय होती थी, उसमें 1 लाख रुपए हर वर्ष केवल शिक्षा के लिए वो व्यय होने लग गए, भारत की शिक्षा के लिए, भारतीयों की। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा, मैं उसमें आपको 1833 का 1833 का चार्टर एक्ट बताऊंगा। वो भी बहुत ऐसी विस्तारित रूप में है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि उसी चार्टर एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल आ जाएगा। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसी को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो थोड़े बहुत डाउट होंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, वो क्लियर हो रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जितने भी चार्टर्ड एक्ट हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हैं। इसके लिए आप हमारे सारे वीडियो देखिए, आपको सब मालूम होना चाहिए। जैसे पहले हमने आपको बताया कि जो आपका 1773 का जो चार्टर्ड एक्ट था, वो उसमें उस टाइम पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग था। उसके बाद जो 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें भी आपका वारन हेस्टिंग था बंगाल के गवर्नर जनरल। उसके बाद जो 1785 में उसने इस्तीफा दे दिया वारन हेस्टिंग ने, तो वो चला गया इंग्लैंड। उसके बाद 1785 से 1786 तक सर जॉन मैकफर्सन आए थे। ठीक है, ये थोड़े दिनों के लिए अस्थायी गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद जो मेन 1786 से लेकर 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस रहेगा। और उसके बाद 1805 में दोबारा आया था, मगर फिर इसकी 1805 में मृत्यु हो गई थी। तो जो 1786 का अधिनियम था, उस टाइम में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और फिर जो 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट हमने आपको बताया, उस टाइम पर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और ठीक है, सर जॉन शोर जो है वो 1793 से 98 तक थे, हमने आपको बताया था, वो जब गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा रहे थे। और लॉर्ड वेलेस्ली उसके बाद 1798 से 1805 के बीच में आए थे। फिर सर जॉर्ज वार्लो जो है 1805 से 1807, मगर हमें देखना 1833 के 13 के टाइम पे कौन था। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जो था वो 1807 से लेकर 1813 तक था। तो इसी के टाइम पर चार्टर्ड एक्ट आया था। 1813 का चार्टर्ड एक्ट किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो था, जिसका टाइम पीरियड 1807 से 1813 जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा,
इसी के टाइम पर 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया था। और इसके बाद जब हम आपको 1833 का ये पढ़ाएंगे चार्टर्ड एक्ट, तो इसके टाइम पर आपको ये मालूम होना चाहिए 1833 के टाइम पर कौन होगा, ये आप देख कर आइएगा अपने आप। मगर मैं आपको बता दूं इसमें जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यही पहला भारत का गवर्नर जनरल बनेगा और आखिरी बंगाल का गवर्नर जनरल, या भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों जितने भी ये स्वतंत्रता से पहले जितने भी चार्टर्ड एक्ट है प्लीज़ ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू, इस टाइप के कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।